तो दोस्तों कोरा कागज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एमपीएसआई मींस के लिए यहाँ पर हम इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें कि 3 क्लासेस ऑलरेडी मैंने करा दी हैं। इसमें 4th क्लास आज हमारी उग्रवाद और विकास की पार्ट 2 से संबंधित है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जिसमें कि उग्रवाद क्या है, भारत के संबंध में उग्रवाद के प्रकार कितने प्रकार के हैं, साथ में उग्रवाद और विकास से संबंधित पार्ट 1 की 30 एमसीक्यूज में मैंने यहाँ पर क्या किए थे, कंप्लीट कराए थे। अगर आप एमपीएसआई मींस की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम एमसीक्यूज बेस्ड होने वाला है, इसीलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा फैक्ट रटने के लिए। तो इस जो क्लासेस की मैं सीरीज लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैं आपको ना केवल फैक्ट्स प्लस डेफिनेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्लस जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं या फिर जो एक्ट जो मुख्य कौन कौन से एक्ट किस किस सन में आए हुए हैं वो, प्लस एमसीक्यूज यहाँ पर मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में हम उग्रवाद और विकास के बीच में संबंध को समझेंगे। एक दुष्चक्र होता है कि कौन सा एक दुष्चक्र होता है विकास और उग्रवाद के बीच में, वो देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि उग्रवाद को प्रभावित करने में विकास की क्या भूमिका है, और विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, या फिर उग्रवाद को खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए गए हैं। इन सब चीजों पर हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के बाद बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। करंट अफेयर के भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, प्लस अंत में मैं आपको एक लिंक दूंगा जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आपको वो पीआईबी की जो न्यूज़ है वो कंप्लीट करनी है। तो बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उग्रवाद और विकास के बीच में संबंध क्या है। तो उग्रवाद और विकास एक दूसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, लेकिन उग्रवाद को खत्म करने में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और कई बार उग्रवाद शुरू होने के लिए भी विकास की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जहाँ विकास का अभाव होता है, इसका मतलब जहाँ विकास नहीं होगा, तो अपने आप वहां पे उग्रवाद फैलने लगेगा, एक्सट्रीमिज्म फैलने लगेगा। और जहां पर उग्रवाद होता है वहां पर विकास अपने आप क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। तो ये एक संबंध है यहाँ पर उग्रवाद और विकास के बीच में, जो हमने यहाँ पर समझ लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पर विकास नहीं होगा, आगे वैसे हम इसको समझने वाले हैं, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीजें हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, भारत के दो प्रमुख प्रधानमंत्रियों की नीति उनकी दो वाक्यों से हमको समझ में आती है। तो इससे पहले जो मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका मानना था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है, और इसको खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी। इन्होंने मुख्यतः नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हथियारों का उपयोग करने की बात कही थी। लेकिन वर्तमान सरकार की नीति विकास और सुरक्षा के समन्वित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका मतलब इनका मानना है, जो नई सरकार है इसका मानना है कि उग्रवाद को अगर तुम्हें खत्म करना है, तो केवल गोली से नहीं किया जा सकता है। गोली के साथ साथ विकास भी करना पड़ेगा तुम्हें विकास के साथ साथ वहाँ की जो बुनियादी ढांचे हैं या फिर सामाजिक सशक्तिकरण है, उस पर भी जोर देना पड़ेगा। और 2015 के बाद इसी को किसको, विकास और सुरक्षा दोनों को टारगेट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2015 में। तो अब आपको ये दोनों जो स्लोगन्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, जो इनके दो कथन हैं ये आपको पढ़ना है, उनको समझने की कोशिश करनी है। तो जो नई सरकार है, भारत सरकार, उसका मानना है कि अगर कहीं पे हिंसा होती है नक्सलवादियों के द्वारा, तो उसको खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि अगर हिंसा होती है तो उसको बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। अगर कहीं पर भी किसी भी आतंकवादी समूह के द्वारा या फिर नक्सलवादी समूह के द्वारा किसी भी प्रकार के लोगों को या नागरिकों को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ में गरीब लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और बुनियादी ढांचे और सामाजिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कथन है। तो ये हो गई बात कि भारत सरकार की उग्रवाद को खत्म करने की वर्तमान में नीति क्या है। जब वर्तमान में नीति यहाँ पर खत्म करने की है, वो हिंसा के साथ साथ ढांचे पर भी काम कर रही है, तो हमें जरूरी हो जाता है कि कौन कौन सी ऐसे काम भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं वर्तमान में, उनको यहाँ पर हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत सरकार के जो जो इम्पोर्टेंट काम है उनको तो हम देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर एक चक्र देखने को मिलता है हमें, जो कि संबंधित है विकास और उग्रवाद से। जहां पर विकास नहीं होगा, वहां पर असंतोष फैलेगा, क्योंकि गरीबी है, बेरोजगारी है, बुनियादी ढांचे का अभाव है। जहां असंतोष रहेगा, असंतोष रहने से उग्रवादी समूह वहां पर एक्टिव हो जाएंगे।
जो लोगों को ब्रेन वॉश करने का काम करेंगे, उनको भड़काने का काम करेंगे और भड़काने के बाद क्या होगा, ये भड़के हुए लोग स्कूलों और सड़कों, अस्पतालों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे और विकास क्या होगा, बाधित होगा। जैसे ही विकास बाधित हुआ तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, विकास में पुनः कमी आ जाएगी। मतलब जहां से शुरुआत हुई थी, ये चक्र वहीं पर जाके रुक जाएगा। विकास की कमी से उग्रवाद फैला, उग्रवाद की कमी से फिर से विकास में बाधित हुआ और विकास जैसे ही कम हुआ तो यही स्थिति बार बार दुष्चक्र का रूप ले लेगी। तो ये होता है दुष्चक्र या फिर जिसे बोलते हैं विसिसियस साइकिल। ठीक है। तो अब उग्रवाद के प्रसार में विकासात्मक कारण, यहाँ पर हम समझें कि विकास कैसे प्रभावित करता है उग्रवाद को। तो आपने सुना होगा जल जंगल जमीन, ये क्या है। 1980 में जब भारत सरकार के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि आदिवासी जो करोड़ों या फिर हजारों साल से जंगलों में रह रहे थे, जो प्रमुख आदिवासी समूह थे, उनको उनके वन अधिकारों से क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया। जब वंचित किया गया, उन्हें अपनी ही जंगलों से लकड़ी या फिर शिकार करने की अनुमति मिलना बंद हो गई, तो उन्होंने क्या किया, इस असंतोष का सामना करने के लिए हथियार उठा लिए। तो ये पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि कैसे उग्रवाद शुरू हुआ। तो ये वही कारण है, शासन का अभाव, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, बेरोजगारी और शोषण। इसमें कोई भी चीजें बताने लायक नहीं है, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको। विकास की प्रमुख आयाम जो उग्रवाद को प्रभावित करते हैं, तो उसी का जो ये यहाँ पर बताया है, इसी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, जिससे आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक आयाम उग्रवाद को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, संसाधनों का असमान वितरण। फॉर एग्जाम्पल, अगर झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में खदानें हैं, तो इन खदानों का अधिकार सरकार किसको देगी, कंपनियों को देगी। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, इन कंपनियां जब निष्कर्षण करती हैं या फिर खदानों से खनिज निकालने का काम करती हैं, तो ये स्थानीय लोगों को स्थानीय लोगों को रोजगार देने से बचती हैं, या फिर रोजगार भी नहीं देंगे और साथ में उनके जो अधिकार हैं उनको भी छीनेंगे। तो इन सभी असंतोष के कारणों के कारण क्या हुआ, लोगों ने हथियार उठाए। बेरोजगारी और गरीबी ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट कारण है उग्रवाद के विस्तार का। फिर कृषि संकट, ये आप पढ़ लेना इसको। सामाजिक आयाम क्या होंगे, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, सामाजिक अन्याय और शोषण, जो कि हमेशा से पुलिस अधिकारियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, वन अधिकारियों के द्वारा आदिवासी जो महिलाएं हैं उनका, या फिर आदिवासी जो मजदूर हैं उनका हमेशा से किया जाता है। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं, सामाजिक कारण, जो कि उग्रवाद को फैलाने का प्रमुख कारण बनते हैं। वैसे ही राजनीतिक और प्रशासनिक आयाम भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रशासनिक शून्यता का मतलब है एक ऐसा राज्य या फिर एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रशासन नहीं है, जहाँ पर ना तो पंचायतें हैं, ना तो वहां पर पंचायत होने के साथ साथ, ना तो वहां पंचायत है, ना ही वहां पर कोई भी बीडीओ है, ना ही तहसीलदार है, ना ही कोई भी प्रशासनिक तंत्र है। जब ऐसा कोई क्षेत्र रहेगा तो वहां पर लोग क्या करेंगे, अपनी उग्रवादिता वाली सरकारें शुरू करने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा होगा तो वहां पर क्या होगा, उग्रवाद फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस रह जाएंगे, बन जाएंगे। वैसे ही त्वरित न्याय का अभाव, आज भी भारत में एक छोटी से केस को खत्म होने में 10-10 20-20 साल लग जाते हैं। तो ये भी प्रमुख कारण है। कानूनों का खराब क्रियान्वयन, 1996 से पहले और वन अधिकार अधिनियम से पहले, इन सब के पहले कोई भी ऐसे कानून नहीं थे जो कि जो उग्रवाद है या फिर जो ग्रामीण आदिवासी हैं उनकी अधिकारों के बारे में काम करे। लेकिन ये एक्ट आए भी तो इनमें भी अभी भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। इसका मतलब कानून तो बनाए गए हैं लेकिन उनका कोई भी क्रियान्वयन नहीं है ढंग से। तो ये प्रमुख कारण है उग्रवाद के। वैसे ही ढांचागत आयाम, कनेक्टिविटी का अभाव, आज भी ये प्रमुख कारण बना हुआ है। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में ना तो रेलवे पहुंचा हुआ है, ना तो रोडवेज पहुंचे हुए हैं, ना तो वहां पर मोबाइल टावर्स हैं। मतलब कुल मिला के ये लोग भारत के प्रमुख या फिर मुख्य धारा से क्या हुए हैं, कटे हुए हैं। तो ये प्रमुख कारण है जो कि उग्रवाद फैलने में प्रमुख चिंगारी का काम करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उग्रवाद को कम करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान कौन कौन से भारत सरकार के द्वारा या फिर भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज्यादा बनते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची में कौन से प्रावधान है, किससे संबंधित प्रावधान है, या फिर और भी जितने भी एक्ट आते हैं वहां से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। पांचवी और छठवीं अनुसूची, आप सभी को पता होगा कि फिफ्थ और सिक्स अनुसूची जो है ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाई गई है। इसमें इन जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर अनुसूचित जनजातियां हैं, इनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं।
ठीक है, कमेंट करके बताइए 6th अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। राज्यों के नाम आपको बताने हैं कौन कौन सी राज्य 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ जो ट्राइब्स हैं जो 5th अनुसूची में हैं उनको केवल विशेषाधिकार मिले हुए हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र को अनुसूचित किया गया है उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां वनों से या फिर जंगलों से अधिकतम मतलब उपयोग ले सकते हैं वहां से ज्यादातर चीजें, जैसे लकड़ियों को बीन सकते हैं या फिर उनके क्षेत्र में शिकार भी कर सकते हैं कुछ छोटी मात्रा में। लेकिन अगर हम 6वीं अनुसूची की बात करें तो यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषदों की बात की गई है। स्वायत्त जिला परिषद का मतलब क्या है कि लोगों के लिए ही ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई हैं जो कि इसके द्वारा नियंत्रित की जाएंगी उन आदिवासियों के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट अंतर है 5वीं और 6वीं अनुसूची में, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये आप पढ़ लेना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं बिल्कुल भी काम की बातें ही केवल बताऊंगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आरआरबी एनटीपीसी में ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर मुझे टाइम मिला और अगर मुझे वो क्वेश्चन मिला तो मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है कि आदिवासियों के द्वारा बाहरी लोगों को किस शब्द से पुकारा जाता था, तो उसको पुकारा जाता था दिकू। मतलब अगर आप झारखंड में या फिर पहाड़िया जनजाति के क्षेत्र में उड़ीसा में जाते हैं तो वहां पर आपको क्या बोलेंगे, ये लोग दिकू बोलेंगे। ठीक है, दिकू बोलेंगे। दिकू बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही तो क्वेश्चन बनेंगे। पैसा अधिनियम 1996, ये क्या है भाई, ये भी एक संवैधानिक प्रावधान है जिसे किया गया है, जिसे कब लाया गया था 1996 में। तो आपको पता क्या क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए पैसा अधिनियम का फुल फॉर्म। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको पैसा अधिनियम का फुल फॉर्म याद है या नहीं। अगर याद नहीं है तो गूगल पर सर्च करो, लेकिन इसका फुल फॉर्म जरूर मुझे चाहिए है। उसको जो भी व्यक्ति करेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितने भी न्यू कैंडिडेट होंगे उनको फायदा होगा इससे। इसका आपको सन पता होना चाहिए, किस सन में इसको लागू किया गया था। आपको पता होना चाहिए किस मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया था या फिर लाया गया था। मंत्रालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यूपीएससी में तक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जाता है कि किस एक्ट में क्वेश्चन पूछा गया जो किस एक्ट को किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। और ये बहुत कंफ्यूजिंग फैक्ट बनाते हैं यहाँ पर कई बार। तो ये पंचायती राज अधिनियम जो है, जो पैसा अधिनियम है, ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था, 1996 में। पैसा का फुल फॉर्म आप मुझे बता ही दोगे तो उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। अब यहाँ पर आगे इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान या फिर मुख्य उद्देश्य क्या था। इसमें जितने भी लोग या फिर जितने भी राज्य ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, वहां पर पैसा या फिर जो पंचायती राज अधिनियम है उसको विस्तार करने की बात की गई है। तो इसका फुल फॉर्म बस इसी से संबंधित है, तो ये आपको पढ़ लेना है। ये चीज भी आप थोड़ी बहुत पढ़ लेना। यहाँ पर पैसा एक्ट में मेरा गांव मेरा राज की अवधारणा को ग्राम सभा को ताकत दी है, मतलब लाकर इसको ताकत दी है ग्राम सभा को। ये होगी बात। अब वन अधिकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी पीवाईक्यूज में ये काफी बार अलग अलग टाइप से पूछा जा चुका है। जैसे कि 2022-23 में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि वन अधिकार अधिनियम किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। बहुत ही मतलब बेसिक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हर मतलब मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। रीजन है कि वन अधिकार अधिनियम का संबंध लोग समझते हैं कि ये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित होगा, लेकिन इसका सही आंसर पता है आपको क्या है। इसका सही आंसर है जनजाति अधिकारिता मंत्रालय। जनजातीय अधिकारिता मंत्रालय जो आपका शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है और शेड्यूल्ड कास्ट से, उससे संबंधित ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऐसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं। एफआरए एक्ट जो है ये कब आया था, एफआरए एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया एफआरए। फिर ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यही तो एमसीक्यूज आपके लिए पूछे जाएंगे एमपीएसआई मेंस में। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के द्वारा लोगों को, जो जनजाति आदिवासी लोग हैं, उन्हें अपने जंगलों में जहां पर वो हजारों साल से रह रहे हैं वहां पर उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। जितने भी एक्ट मैंने ऑलरेडी बताया कि सारे के सारे एक्ट का वीडियो एक साथ मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आपको थोड़ा वेट करना है। मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ यहाँ पर, जितनी भी सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो केवल मैं ही, ओनली मैं आपको दे रहा हूँ। इसका मतलब बहुत सारी रिसर्च की टाइम मतलब मुझे जरूरत पड़ती है, बहुत सारे समय की जरूरत पड़ती है। तो बस आप मुझे सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूँ और आपको सब चीज़ें टाइम टू टाइम देने की कोशिश करता रहूँ। SC/ST एक्ट कब आया था, 1989 में आया था। बहुत ही विवादित एक्ट है। इसका विवाद इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे इसके मिस यूजेस देखने को मिलते हैं। कई बार लोग, जो SC/ST के लोग हैं, वो अदर जो सवर्ण जाति से संबंधित लोग हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा कई बार झूठे आरोप भी लगा देते हैं। तो इसका विरोध हमेशा देखने को मिलता है। और अभी जो यूजीसी एक्ट आया था
अपने यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी, बहुत सारे इस पर आप सभी को पता होगा कि बहुत प्रोटेस्ट चल रहे थे अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये भी उसी से संबंधित है, एससी एसटी एक्ट में इन्होंने अपनी गाइडलाइंस में बोला है कि अब इसमें ओबीसी को भी ऐड कर दिया गया है। तो सवर्ण जाति के द्वारा या फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं यूजीसी गाइडलाइंस। तो थोड़ा बहुत ये सारी चीजें, करंट अफेयर की चीजें भी आपको देखते हुए चलनी है। भूमि अधिग्रहण अधिग्रहण अधिनियम 2013, LARR एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, लैंड एक्विजिशन रेगुलेशन एक्ट, ऐसा कुछ होगा। तो ये आप देख लेना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब लागू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब कब लागू हुआ। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जाएंगे। तो बस इन चीजों को आपको रटते हुए चलना है, मेरे साथ यहीं पर रट लो तो ज्यादा अच्छा है। पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, लेकिन आपको चीजें यहीं पे याद करते चलना है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें अगर सरकार कोई भी बांध बनाती है किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर नक्सलवाद फैला हुआ है, तो या फिर कोई भी मतलब जनरल कहीं पर भी अगर बांध बनाती है, सड़कें बनाती है, फिर रेलवे लाइन बिछाती है और वहां पर आपकी जमीन आ जाती है, तो सरकार तो अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट बंद नहीं कर सकती आपकी जमीन की वजह से। तो क्या करेगी सरकार, आपको उस जमीन का उचित मुआवजा दिया जाएगा। यही ए भूमि अधिग्रहण अधिनियम है जो कि 2013 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस पर भी हम बात बाद में करेंगे। सरकार की रणनीति और विकासात्मक पहलों के बारे में बात करें, 2015 के बाद से सरकार ने बहुत सारे काम यहाँ पर किए हैं। मैंने आपको बता दिया था कि एक्शन प्लान लाया था सरकार ने। एक्शन प्लान कब लाई थी, 2015 में। उसी के बाद 2017 में सरकार यहाँ पर ये देखिए, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर एक्सट्रीमिज्म, तो ये आपको याद रखना है कब आया था, 2015 में। अब आपको एक फैक्ट दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, फैक्ट के मार रहा हूँ मैं आपके लिए, कि आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने 2026 में उग्रवाद को खत्म करने का या फिर नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखना है आपको कि भारत सरकार ने उग्रवाद या नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य 2026 को रखा है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब समाधान सिद्धांत दिया था भारत सरकार ने 2017 में, इसमें आपको फुल फॉर्म बहुत अच्छे से याद होना है। एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से अग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, किसके लिए मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, पुलिस बलों के लिए, प्लस जो लोकल्स हैं जहां पर उग्रवाद फैला हुआ है उन लोगों के लिए प्रोत्साहन और ट्रेनिंग दी जाएगी। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, सटीक खुफिया जानकारी, भाई कहाँ पर नक्सलवादियों का गिरोह मतलब फैला हुआ है तो आपको इंटेल की जरूरत होती है। तो सरकार इस पर भी काम कर रही है 2017 से बाद से। मतलब इनके जो रंग रूट हैं या फिर जो इनकी खुफिया विभाग के लोग हैं या फिर जो लोकल हैं उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ये लोग असेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, असेट्स। तो असेट्स वहां पर एक्टिव हैं और ये इनको क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। डी फॉर डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, इसके बारे में आपको देख लेना है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एच फॉर हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आपको ड्रोन वगैरह भी यूज करना पड़ेगा। अब सरकार किस पे काम कर रही है कि अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वहां पर ड्रोन भी पहुंचाए जाएंगे, वहां पर साइबर सिक्योरिटी पहुंचाई जाएगी, बहुत सारी चीजें ऐसा, ऐसी चीजें। ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, एन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग या फिर फंडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर अगर नक्सलियों के लिए फंडिंग बंद हो जाए, उनको फंडिंग मिलना क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो वो अपने आप ही 1-2 महीने में खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि फंडिंग देश के अंदर से भी और देश के बाहर से भी इनको बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। तो आप बच्चे तो है नहीं, है ना, तो आप समझ रहे होंगे कि चीजें कैसे काम करती हैं। विकासात्मक पहल भारत सरकार के द्वारा, अभी हमने कौन सी पहलें देखी यहाँ पर, सुरक्षा संबंधी पहल, कि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अब विकास को करने के लिए यहाँ पर भारत सरकार क्या कर रही है, यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा एक आकांक्षी या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा ऐसे जिलों को जो कि बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनको चिन्हित करके उन्हें विकास या फिर विकसित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अंतर्गत ये हुआ हो रहा है नीति आयोग के द्वारा। कब ये शुरू हुआ था, 2018 में। सड़क संपर्क के लिए यहाँ पर RCPLWEA, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज। तो ये क्यों हो रहा है, आपको क्या करना है, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नक्सल प्रभावित है या फिर रेड कॉरिडोर वाले एरिया में आपको रोड जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना है। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए USOF फंड बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत हजारों मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं। एक कंपनी का आपको नाम याद रखना है, BSNL। ये सरकारी कंपनी है जो कि नेटवर्किंग या फिर जो जैसे आइडिया जियो वगैरह की जैसे काम करती है, और ये वहां पर क्या कर रही है, बहुत सारे टावर लगाने का काम कर रही है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS योजना कब लाई गई थी,
कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कहीं से गूगल पर सर्च करके देखिए। अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, और अभी पता होना चाहिए। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आपको ईएमआरएस का फुल फॉर्म और ईएमआरएस कब लाई गई थी ये पता होना चाहिए। रोशनी योजना, इसका संबंध किससे है? कौशल विकास से। कैसे है भाई? कौशल विकास से। मैक्सिमम लोग इसको गलत करेंगे, क्योंकि रोशनी का संबंध अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन बिजली पहुंचाना होगा तो आप इसको गलत कर देंगे। आत्मसमर्पण, पुनर्वास, सरेंडर करो और पैसे लो, या फिर ट्रेनिंग लो, रोजगार लो, जो भी। अब यहाँ पर मैंने कुछ करंट अफेयर के टॉपिक और नवीनतम आंकड़े यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको देख लेने हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही बिल्कुल एकदम ताजा ताजा आंकड़े दिए हुए हैं, जो कि 2026 में, ये देखिए, मार्च गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2026 तक, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि भारत सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लक्ष्य रखा है 2026 तक। अब आपको पता चल गया मार्च 2026 तक, भूलना मत इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंसा में कमी आई है पहले से, 70% से अधिक तक की कमी आई है 2010 के बाद से। जिलों में की संख्या में कमी हुई, मतलब नक्सल प्रभावित जिले जो थे पहले, ये कितने थे? 126 थे, अब कितने रह गए हैं? 38। फैक्ट, फैक्ट्स रटने हैं, जितने हो सके रटिए। मृत्यु दर में गिरावट आई है, बिल्कुल आई। कितने प्रतिशत? 80% तक की गिरावट आई है। विकास की में गति देने का काम सरकार कर रही है। यहाँ पर आपको कुछ और, यहाँ पर मैं डेटा फेंक के मार रहा हूँ, ये भी डेटा आपको सुरक्षित दिमाग में घुसेड़ लेना, सॉरी, माइंड योर लैंग्वेज सर जी। हाँ, ये आपको फैक्ट याद रखने हैं बहुत ही ध्यान से। सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? बलों की तैनाती और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारी फंड्स चला रही है। इस फंड के अंतर्गत सरकार, ये देखिए, स्पेशल सिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंशन, तो इसमें क्या कर रही है सरकार? सरकार इन लोगों को सीएपीएफ जो है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, इनके लिए ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे फंड शुरू कर रही है, जिसके अंतर्गत अभी तक भारत सरकार ने बहुत सारे पैसे इन लोग को दे दिए हैं। यहाँ पर फैक्ट की बात करें तो अनुग्रह राशि दी जा रही है यहाँ पर, और पुनर्वास राशि दी जा रही है, किसके लिए? जैसे शहीद हो जाते हैं कहीं पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लोग, तो उन शहीदों के घर वालों को, या फिर कुछ नागरिक भी अगर खत्म होते हैं तो उनको भी अनुग्रह राशि दी जाती है, एक्स ग्रेटिया दी जाती है। ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ये देखिए, 2017 से भारत सरकार के द्वारा एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या कर रही है सरकार? 2017 से पुलिस बलों को, जो मैंने अभी बताया था पहले, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कमी को तुरंत भरने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 3,563 करोड़ रुपए अभी तक दिए जा चुके हैं। ये पीआईबी का अभी का बिल्कुल ताजा ताजा डेटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में मनोवैज्ञानिक युद्ध भी, या फिर जो मीडिया प्लान है उस पर भी सरकार काम कर रही है। इसका मतलब जो प्रोपोगेंडा फैलाए जाते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाए जाते हैं, किसके द्वारा फैलाए जाते हैं? जो उग्रवादी समूह हैं, उनकी प्रोपोगेंडा को फेल करना। इसके अंतर्गत इसमें क्या किया जाता है? सही न्यूज़ पहुंचाई जाती है। योजनाओं के बारे में, जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है, उनका उनकी जानकारी लोगों को दी जाती है। इसके लिए वो क्या किन चीज़ों का यूज़ करते हैं? रेडियो का, पर पैम्पलेट फैलाने, बांटने का, या फिर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का, इन सब चीज़ों का ये लोग सहारा लेते हैं। कौन? भारत सरकार। यहाँ पर पीआईबी के आंकड़े के अनुसार 52 करोड़ रुपए किस पर दिए गए हैं? मीडिया प्लान पर दिए गए हैं। वैसे ही यहाँ पर ट्राइबल यूथ एक्सचेंज की शुरुआत की गई है, जिसमें लोगों को या फिर युवाओं को ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। तो ये बात हो गई। यहाँ पर विश्लेषण आप देख लें, यहाँ पर मेन चीजें यहाँ पर फैक्ट में मिल जाएंगी आपको। समग्र निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अब आपको अगर उग्रवाद खत्म करना है, या फिर अब आपको नक्सलवाद खत्म करना है, तो केवल आप गोली नहीं चला सकते हो। अब आपको विकास की गोली भी देनी पड़ेगी, विकास की गोली भी देनी पड़ेगी, और लोगों के हार्ट्स एंड माइंड्स को भी जीतना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो भारत सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर भारत सरकार कर रही है। तो ये बात हो गई, हमारी पूरी लगभग क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे केवल रह गए हैं 30 एमसीक्यू। तो पहला एमसीक्यू यहाँ पर है, समाधान में एम का फुल फॉर्म क्या है? मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ। पैसा अधिनियम 2000, सॉरी, 1996 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, स्वशासन प्रदान करना। रोशनी योजना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रोशनी योजना का संबंध किससे है? हमारा कौशल विकास से। जहां पर भी कौशल विकास दिखे वो आंसर। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल होता, ऑप्शन होता आपका एक ही जगह पर, ये होता कि इसका मुख्य उद्देश्य है बिजली पहुंचाना, तो जिसने भी नहीं पढ़ा है मुझसे, वो इसका यही आंसर लगाता ए। लेकिन आपको पता है, इसलिए क्योंकि आपने मेरे साथ पढ़ा है, तो आप इसका सही आंसर देते बी। ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दिया है, इसकी पीडीएफ में बहुत जल्द शेयर कर दूंगा यहाँ पर अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है, कोरा कागज यूपीएससी।
और मुझे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी कोरा खबर यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर भी आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है, प्लस वहाँ पर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। नक्सलवाद की समस्या सबसे पहले 1967 में नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुई थी। अब मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर लगाएंगे छत्तीसगढ़, क्योंकि उनको लगता है कि बक्सर का जो क्षेत्र है वहीं पर नक्सलवाद फैलना शुरू हुआ होगा, लेकिन इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और किस जिले से हुआ था? दार्जिलिंग जिले से। दार्जिलिंग जिले का कौन सा गांव? नक्सल बाड़ी गांव। किसके द्वारा हुआ था? चारू मजूमदार और कानू सान्याल। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किस पर था? तो ये कब हुआ था शुरू? 2018 में हुआ था। ये बता चुका हूँ मैं पहले ही। और देश के पिछड़े जिलों का तेजी से विकास करना। कितने जिलों को चुना गया था? 100 जिलों को शुरुआत में जोड़ा गया था। अभी 120 के ऊपर गांव इसमें, सॉरी, जिले जो हैं इसमें जोड़ लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में सलवा जुडुम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ पिछले। अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। बहुत ही प्यारा कंटेंट मैं वहां पर आपको दिया हूँ। और साथ में हर एक क्लास में आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे, तो जाकर देखिए एक बार, ठीक है। इसके बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। भारत सरकार के द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के त्वरित निर्माण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो एकीकृत कार्य योजना, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान। कब आया था ये? 2015 में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रे हाउंड्स क्या है? ग्रे हाउंड्स एक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष नक्सली विरोधी पुलिस बल है। इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे राज्यों, एक मिनट, बहुत सारे राज्यों और उनके द्वारा शुरू किए गए पुलिस बलों के नाम मैंने पिछले एक वीडियो में बताए हैं, और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ग्रे हाउंड्स किसके द्वारा हुआ है, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हॉक फोर्स है ये किस राज्य की है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। ये देखिए 1989 में शुरू हुआ था। कोबरा रेजिमेंट सीआरपीएफ के द्वारा कौन सी रेजिमेंट को शुरू किया गया था? अच्छा, इन्होंने बोला है स्पेशल बटालियन की बात की है। स्पेशल बटालियन, बटालियन का सही आंसर होगा बस्तरिया बटालियन बटालियन। लेकिन अगर सीआरपीएफ के द्वारा कौन सी फोर्स की शुरुआत की गई है तो उसका आंसर होगा कोबरा। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो वन अधिकार अधिनियम के लिए देखिए, ये यूपीएससी पीवाईक्यू से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है। 2000, आप देख लेना एक बार, क्रॉस चेक कर लेना, 2022-23 में क्वेश्चन आया था। पर्यावरण, इसका सही आंसर ये नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा जनजातीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक कार्यवाही कार्यक्रम जो सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जाता है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे। रेड कॉरिडोर, फिर से कई बार रिपीट हो चुका है। डी बंदोपाध्याय समिति, क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे? आपसे ये भी बन सकता है कि डी बंदोपाध्याय समिति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा बी। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले तो डी बंदोपाध्याय समिति कब गठित हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, कब गठित हुई थी? 2006 में। उद्देश्य क्या था इसका? तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको चीजें, बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजों को इंटरकनेक्ट करके पढ़नी है। सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत केंद्र सरकार किसे वित्तीय सहायता देती है? पुलिस अभियानों के खर्च के लिए भी। छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला के लिए राज्य पुलिस द्वारा बनाए गए विशेष बल। अब देखिए, मैंने अभी बताया था आपको हॉक फोर्स मध्य प्रदेश के द्वारा। फिर जो अभी एक क्वेश्चन आया था आपको वहां पर, क्या पूछा गया था? ग्रे हाउंड्स। तो ग्रे हाउंड्स कहाँ से था? वो था आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पिछला अभी 2-3 क्वेश्चन पीछे जो था, तो ये आप पूछा गया था। ब्लैक पैंथर का संबंध है छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये कोई क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन मतलब बन जाएगा आपसे। एलडब्ल्यू मोबाइल टावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? बीएसएनएल के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध, कोई डाउट नहीं? ऑलरेडी एक आध वीडियो में ये डाल चुका हूँ मैं। कोबरा किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक विशेष इकाई है? सीआरपीएफ कहाँ दिख रहा है आपको? सीआरपीएफ। वामपंथी उग्रवाद किस विचारधारा से प्रेरित माना जाता है? माओवाद से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आतंकवाद और नक्सलवाद से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए यूएपीए यूएपीए का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी से बताओ। अनलॉफुल अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट।
ठीक है। तो ये हो गया आपका यूएपी। ये कब आया था? 1967 में। अभी तक तो आपको ये रट जाना चाहिए था, क्योंकि इतने बार मैं इसको रिवाइज करा चुका हूँ, क्योंकि ये है ही इतना इम्पोर्टेंट, ये है ही इतना इम्पोर्टेंट कि एमसीक्यूज में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क आवश्यकता योजना, आरआरपी जिसको बोलते हैं, रोड रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट स्पेलिंग देख लेना आप थोड़ा सा, प्लान या फिर जो भी यहाँ पर पॉलिसी जो भी हो। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम कब आया था, किस वर्ष आया था, बताइए। जिसे जिसे बोलते हैं लैंड एक्विजिशन, आर रेगुलेशन एंड जो भी है इसका फुल फॉर्म, ये आप देख लेना। ये कब आया था? 2013 में। ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अगला क्वेश्चन, आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, उन्हें वित्तीय किन्हें, नक्सलवादियों को वित्तीय अनुदान और व्यवसायिक प्रशिक्षण देना। वित्तीय समावेशन के लिए जोर देना। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है सभी लोगों को, लगभग हर छोटे से छोटे व्यक्ति को भी समावेश करना वित्तीय तंत्र में। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार ने जन धन अकाउंट खोले थे। जन धन अकाउंट किसका उदाहरण था? वित्तीय समावेशन का। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, पत्थलगड़ी आंदोलन, इसका मैं आपको पूछा, पत्थलगड़ी आंदोलन। पत्थलगड़ी आंदोलन जो है, ये पैसा अधिनियम से संबंधित है। इस एक्ट में क्या होता है, जितने भी गांव हैं जहां पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उन गांवों में पंचायतें पहुंचाने के बाद या फिर उन पर विस्तार करने के बाद वहां एक पत्थर गाड़ा जाता है। जैसे कि शिलान्यास में आपने देखा होगा, वैसे ही वहां पर एक पत्थर गड़ा होता है, जिसमें कि जो आदिवासी होते हैं उनके क्या होते हैं, अधिकार लिखे होते हैं। ठीक है। कैसे लिखे होते हैं? जैसे कि उसमें लिखा होगा कि इस एक्ट के अंतर्गत गांव के लोगों को ये अधिकार प्राप्त है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत इस गांव के लोगों को ये अधिकार प्राप्त है। तो इससे क्या होता है, उनके लिए, उस गांव के लोगों के लिए कुछ क्या क्या हो जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उनके पास कौन से अधिकार हैं, और जब भी उनके पास कोई दिक्कत आती है तो वो उन अधिकारों का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के एक प्रकार से इससे संबंधित है। पैसा अधिनियम इसका सही आंसर है। और इसका जो संबंध है वो किससे है? लोगों को उनके अधिकार बताने से। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास एवं स्वतंत्रता के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता किस अर्थशास्त्री ने ये जो अवधारणा है वो दी थी? तो अमर्त्य सेन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किस संविधान द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो कुल मिला के क्वेश्चन यहीं पर ये है, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाती है। इसके तीन प्रमुख स्तंभ कौन से हैं? वो हैं सुरक्षा, विकास और स्थानीय समुदायों के अधिकार सुनिश्चित करना। तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, ये आपको बन जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 30 क्वेश्चन प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उग्रवाद और विकास के मध्य संबंध, करीब विकास के मध्य संबंध क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। बहुत ही जल्द मैं आपको थर्ड वीक का प्लान भी देने वाला हूँ, क्योंकि 2 वीक मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे 2 हफ्ते आगे चल रहे हैं। तो अगर आपको उनको मैच करना है, उनके साथ चलना है, तो बस आपको मुझे ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है मेरे साथ पूरा कागज पर। मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।